सूक्ष्म गुण। देखिए यस्य द्रव्यस्य विवरणे कर्मणि शक्तिः स सूक्ष्म। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहला अध्याय 18वां गद्य हेमाद्रि की व्याख्या। नेक्स्ट लिखिए देहस्य सूक्ष्म छिद्रेषु विषेद यत् सूक्ष्मम् उच्यते विषेद यत् सूक्ष्मम् उच्यते। भाव प्रकाश छठा अध्याय 203 नंबर का गद्य। फिर नेक्स्ट है सूक्ष्मस्तु सौक्षम्यात् सूक्ष्मेषु स्रोतसु अनुसरः स्मृतः। ठीक है, तो हम लोग सूक्ष्म गुण पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि यस्य द्रव्यस्य विवरणे कर्मणि शक्तिः स सूक्ष्म। तो विवरण का मतलब है वितरण, यानी फैल जाना, डिस्पर्स हो जाना, वो है विवरण। जितना शीघ्रता से सभी जगह वितरित हो जाए या फैल जाए वो द्रव्य सूक्ष्म गुण से युक्त होता है। तो यहाँ लिखा है ना कि जिसमें खुद विवरण करने की शक्ति हो। अब ये विवर माने जानते हैं छिद्र पैदा करना, विवर होना, है ना। तो उसी से विवरण बना है, यानी जो अवकाश पैदा करता है, तो अवकाश पैदा करे वो सूक्ष्म गुण से युक्त होगा। और जब अवकाश होगा तो इसका फैलाव वहाँ तक होगा, यानी अवकाश होगा तो फैलाव होना संभव होगा। ठीक है, तो सूक्ष्म गुण से युक्त जो द्रव्य होते हैं वो सभी जगह फैल जाते हैं, ये उनका प्रमुख गुण है। तो हम लोग कैसे समझें कि जो चीज़ पूरी जगह फैल सकती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जगहों पे पहुंच सकती है, वो सूक्ष्म गुण से युक्त हुई। देखो, एक तो फिजिकली हम समझते हैं कि अगर किसी का आकार अत्यंत छोटा है तो वो कहीं भी पहुंच सकता है, यानी छोटी जगह तक पहुंच सकता है। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। छोटे आकार की वस्तु में भी यदि पोलैरिटी हुई तो वो सब जगह नहीं पहुंच पाएगा। अगर उसका प्रतिरोध हुआ तो वो सभी जगह नहीं पहुंच पाएगा। अगर उसको कोई पकड़ के बैठ गया, मतलब अट्रैक्शन हुआ तो भी वो कहीं रुक जाएगा, और रिपल्सन हुआ तो भी वो कहीं रुक जाएगा। तो वो हर जगह आकार का छोटा होना ही जरूरी नहीं है कि वो छोटे आकार के कारण सभी जगह पहुंच जाएगा। तो फिर इसका मतलब सूक्ष्म गुण क्या है? सूक्ष्म गुण वो है जो नॉन पोलर होना सूक्ष्म गुण है। यानी किसी भी द्रव्य में यदि नॉन पोलैरिटी है तो वो द्रव्य सूक्ष्म गुण से युक्त होता है। दूसरा, यदि पोलैरिटी है बट उसका साइज बहुत ही स्मॉल है तो वो थोड़ा बहुत सूक्ष्म गुण के लक्षण प्रकट करेगा। नॉन पोलर तो पूरे पूरे लक्षण प्रकट करेगा, ठीक है। yes. लेकिन अगर कोई द्रव्य आकार में बड़ा है और नॉन पोलर है तो वो भी सूक्ष्म जगहों पे पहुंचने में उसके लिए मुश्किल है। ठीक है, तो ऐसे में जैसे आकाश का कोई आकार नहीं है, आकाश सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, तो आकाश का कोई आकार तो है नहीं, है ना। चूंकि वो आकार रहित है और उसमें फिर क्या है, नॉन पोलैरिटी है, इसीलिए आकाश सर्वत्र व्याप्त है, उसका कोई आकार ही नहीं है। तो आकारहीनता। अब आकारहीनता में एक चीज और आ जाती है। अगर हम लोग मटेरियल्स को देखें तो लिक्विड एंड गैसेस जो होते हैं वो आकारहीन होते हैं।
उनका अपना कोई आकार नहीं होता, वो जिस पात्र में भरे जाते हैं उस आकार के हो जाते हैं। यानी उनका आकार वेरिएबल होता है, वो बदलता रहता है, पात्र के अनुसार, स्थान के अनुसार उनका आकार बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो भी जिनका आकार परिवर्तनशील हो और जो नॉन पोलर हो, वो अति सूक्ष्म होते हैं। समझ रहे ना? देखिए, पोलैरिटी के लिए नॉन पोलैरिटी जो है वो सूक्ष्मता के लिए आवश्यक है, लेकिन आकार उसमें एक फैक्टर है। यदि वो आकार परिवर्तनशील हो तो वो अति सूक्ष्म हो जाएगा। दो फैक्टर आप समझ पा रहे हैं? एक तो नॉन पोलैरिटी और दूसरा आकार। जिनका आकार नहीं बदलता, यदि उनका आकार छोटा हो प्लस उनके पार्टिकल्स जो है वो नॉन पोलर हो तो वो सूक्ष्म हो सकते हैं। लेकिन जिनका आकार बदल सकता हो और प्लस नॉन पोलर हो, वो अति सूक्ष्म होते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये डिफरेंस है। तो हम लोग सभी भस्मों को सूक्ष्म बनाते हैं। जो हम भस्म परीक्षा करते हैं तो उसमें सूक्ष्म परीक्षा भी करते हैं। अब उसको कैसे करते हैं वो तो आप जानते होंगे कि आपकी रेखा पूर्णता करते हैं, है ना? आपकी उंगलियों के बीच में जो रेखाएं हैं, उन रेखाओं में जो भर जाए, उनको पूरित कर ले तो वो रेखा पूर्णता हुई, यानी अति सूक्ष्म आकार हो गया। ठीक है, तो हम लोग जब भस्म बना रहे होते हैं तो दो काम कर रहे होते हैं। एक तो उसके आकार को छोटा कर रहे होते हैं और दूसरा उसके केमिकल को नॉन पोलर बना रहे होते हैं। रस भस्म को हम सूक्ष्म करते हैं तो कैसे करते हैं? आकार को छोटा करके और पार्टिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलर बना करके। इस तरीके से हम रस भस्मों को हम सूक्ष्म गुण प्रदान कर रहे होते हैं, जिससे वो रस भस्में हमारे शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों में बराबर फैल सकें, सब जगह पहुंच जाएं। और जब सब जगह पहुंच जाएंगी तो सार्वदैहिक क्रिया प्रदर्शित करेंगे, है ना? यदि कोई औषधि शरीर के किसी अंग में नहीं पहुंचेगी तो वहाँ अपना कार्य प्रदर्शित नहीं कर पाएगी। इसलिए उसे सर्व अंग में पहुंचना जो है वो सार्वदैहिक क्रिया के लिए आवश्यक होता है। तो अगर हमें जैसे रसायन कर्म है, या जैसे हम लोग कैंसर की चिकित्सा करते हैं, तो उसमें जितना सूक्ष्म से सूक्ष्म गुण से युक्त औषधि हो, उतना ही शीघ्रता से भी और सभी जगहों तक में भी वो औषधि पहुंच जाएगी। तो आप कैंसर तो कहीं भी हो सकता है, इसलिए सूक्ष्म जगहों में भी हो सकता है, मर्मों में भी हो सकता है। तो इसीलिए हमें सूक्ष्म गुण से युक्त औषधि को प्रयोग करना पड़ता है ऐसी कुछ परिस्थितियों में, है ना? हाँ, तो हम लोग, एक तो ये बात हो गई कि इसमें क्या होता है, खुद विवरण शक्ति होती है। विवरण का मतलब अभी आप समझ गए, जो स्वयं फैल सकता हो। फैलने के लिए अलग से उसमें खुद ताकत है फैलने की, डिस्पर्स होने की ताकत है जिसमें, जो स्वयं डिस्पर्स होता है। जैसे आकाश को कोई फैलाता नहीं है, तो स्वयं ही फैल जाता है, इसलिए वो सूक्ष्म गुण से युक्त है। ठीक है? तो अब एक चीज ये होती है कि भाई कैसे फैलता होगा? ये सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतसों के द्वारा प्रवेश करके कैसे चला जाता है? तो आचार्य ने कहा, देहस्य सूक्ष्म छिद्रेषु विषेद यत सूक्ष्मम उच्यते। यानी जो छोटे से छोटे छिद्रों में रूपता ना हो, विषेद विशद से बनाए। विशद माने जो चिपकता ना हो। अब चिपकने का मतलब वही है, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी ना हो, रिपल्सिव भी ना हो और अट्रैक्टिव भी ना हो। तो जब अट्रैक्शन होगा तो चिपकेगा। तो यहाँ तो क्या है कि चिपकने का भी कर्म नहीं है, तो चिपकेगा नहीं, तो अपने आप निकल जाएगा। समझ रहे ना? इसलिए कहा, देहस्य सूक्ष्म छिद्रेषु विषेद यत सूक्ष्मम उच्यते। जो सूक्ष्म से सूक्ष्म छिद्रों में भी प्रवेश कर जाता है या चिपकता नहीं है, वही है सूक्ष्म गुण से युक्त। यानी इसमें विशदता की वजह से, विशद है इस वजह से वो कहीं भी चिपकता नहीं है। तो
अब विशद गुण तो अलग चीज़ है, सूक्ष्म गुण अलग चीज़ है ना, ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है। ना चिपकना अलग है, तो अब उसको इसमें जोड़ दिए तो आपको क्या लग रहा है, गुण के अंदर गुण है? नहीं, गुण के अंदर गुण नहीं है। वो विषेद शब्द जो है वहाँ विशद नहीं कहा जा रहा, विषेद कहा जा रहा है। उसका मतलब ये है कि नो फोर्सेस, यानी ना तो रिपल्सन ना तो अट्रैक्शन। इसी को कहते हैं नॉन पोलरिटी, नो पोलर। पोलरिटी नहीं है, किसी तरफ झुकाव नहीं है, किसी तरफ खिंचाव नहीं है, समझ रहे ना? यानी न्यूट्रल होना, न्यूट्रल रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है। और नॉन पोलर ऐसा नहीं है कि वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल इन द सेंस कि वो किसी के प्रति ना खिंचाव रखता है ना ही दुराव रखता है, ना रिपल्सन होता है ना अट्रैक्शन होता है, समझ रहे ना? तो ये गुण का है, इसलिए वो गुण नहीं हो करके वो कर्म हो गया, इसलिए उसको विषेद यत लिखा हुआ है। ठीक, देह से सूक्ष्म छिद्रेषु विषेद यत सूक्ष्मम उच्यते। समझ में आ गई बात? हाँ, तो ये कहा कि ठीक है चिपकेगा तो नहीं, मगर आर पार तो जाना पड़ेगा, इसीलिए वो कह दिया सूक्ष्मस्तु सौक्ष्म्यात् सूक्ष्मेषु स्रोतसु अनुसरः। वो अनुसरण करता है, यानी कि किसी ग्रेडियंट के थ्रू जाता है, प्रेशर ग्रेडियंट के थ्रू, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू, समझ रहे ना? या किसी भी वोल्टेज ग्रेडियंट के थ्रू, माने कोई तो ग्रेडियंट रहता है, कमी रहती है, उसी कमी की पूर्ति के लिए जाता है, अनुसरण करता है। अनुसरण का मतलब है पहले कुछ है उसके पश्चात कुछ है, आप समझ पा रहे हैं? अनुपश्चात शरणम, यानी एक फोर्स है, एक कमी है, उसकी पूर्ति के लिए जा रहा होता है। तो आप जैसा कि जानते हैं डिफ्यूजन वगैरह में, ऑस्मोसिस में, है ना, कैपिलरी एक्शन में, इन सब में आप जानते हैं एक डिफरेंस होता है, चाहे तो प्रेशर डिफरेंस हो, चाहे कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो, और चाहे वोल्टेज का डिफरेंस हो, किसी चीज़ का, चाहे एनर्जी का डिफरेंस हो, मतलब कुछ डिफरेंस रहता है। उसी डिफरेंस की पूर्ति के लिए, उस कमी को पूरा करने के लिए जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है तो इसी को कहते हैं स्व अनुसरः। स्व अनुसरः, स्वतः अनुसरण कर रही है वो, उसको कोई अलग से बाहर से फोर्स नहीं दिया जा रहा है। आप थोड़ा नहीं समझ पा रहे हैं, आपके चेहरों से मुझे ऐसा लग रहा है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर कहीं पर किसी केमिकल का कंसंट्रेशन अधिक रहता है और दूसरी जगह पर उसी का कंसंट्रेशन कम रहता है, तो वो केमिकल अपने द्वारा उस जगह जहाँ कम है कंसंट्रेशन, उसकी तरफ अपने आप मूव करने लगता है। ये स्व अनुसरण है, खुद के द्वारा ही वो दोनों जगहों पर अपने कंसंट्रेशन को बराबर करना चाहता है, जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ खुद ही जाना चाहता है। ठीक है, इसी स्थिति को स्वानुसरण कहते हैं। तो सूक्ष्म गुण से युक्त जो द्रव्य होते हैं उनमें कई क्रियाएं एक साथ हो रही होती हैं। पहली बात, नॉन पोलरिटी होती है, इस वजह से वो कहीं पर चिपकते नहीं हैं, किसी से लगते नहीं हैं, किसी से जुड़ते नहीं हैं। ठीक है, और जब जुड़ते नहीं हैं तो निराबाध होते हैं, यानी उनमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, उनकी गति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। दूसरा, वो खुद के ग्रेडियंट के थ्रू ही डिस्पर्स होते हैं, अपने कमी की जगह पर अपनी अधिकता से कमी की तरफ स्वयं ही जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो उनका खुद का अनुसरण है, इसलिए तीन बातें सूक्ष्म गुण वाले द्रव्य में स्वतः होती है। समझ में आ रहा है ना? हर आदमी समझ पा रहा है? हाँ, तो चलिए अब हम लोग इसकी फिजियोलॉजी तो शायद समझ गए, सूक्ष्म गुण की फिजियोलॉजी समझ में है ना, समझ में आई गई। अब फार्माकोलॉजी क्या है वो समझ लीजिए, कैसे वो शरीर पे कैसे काम करता है ना। अब शरीर कैसे काम करेगा वो हम बताएंगे। जैसे जब सूक्ष्म गुण लिख रहे होंगे तो इस लोग में देखिए देह से सूक्ष्म छिद्रेषु, तो सूक्ष्म गुण को बतलाने के लिए भी यहाँ सूक्ष्म को मतलब सूक्ष्म शब्द का यूज किया जा रहा है। दो अर्थ है, एक सूक्ष्म का मतलब छोटा, शरीर के छोटे से छोटे छिद्रों में जो स्वयं अनुसरण कर जाता हो
वो द्रव्य सूक्ष्म गुण से युक्त है। तो एक जगह सूक्ष्म जो है आकार को बताने के लिए है और एक जगह सूक्ष्म गुण को बताने के लिए। तो आकार अलग है और गुण अलग है। ठीक है। देहस्य सूक्ष्म छिद्रेषु, ये जो सूक्ष्म छिद्रेषु वर्ड आया है ये छिद्र की विशेषता है। यस छिद्र कैसा है? सूक्ष्म है। ठीक है। लेकिन दूसरी जगह जो सूक्ष्म शब्द यूज हो रहा है वो द्रव्य का गुण है। तो गुण होना अलग है और विशेषता होना अलग है। ठीक है ना? यस ऐसा। तो आइए अब हम लोग सूक्ष्म द्रव्यों की पहचान समझते हैं। देखिए, जो द्रव्य सूक्ष्म गुण से युक्त होते हैं तो हम उनकी प्रायः तैल या घृत कल्पना करते हैं। तैल कल्पना या घृत कल्पना। अब इसका मतलब आप कहेंगे कि कैसे पता चले? यानी जो फैट में आसानी से डिजॉल्व हो जाते हो वो प्रायः सूक्ष्म गुण से युक्त होते हैं। ज़्यादातर सूक्ष्म गुण से युक्त जो द्रव्य हुआ करते हैं उनके आकार प्रकार जो है वो छोटे, जैसे छोटे पत्र होते हैं, छोटे पुष्प होते हैं, तो वो प्रायः सूक्ष्म गुण से युक्त हुआ करते हैं। जो द्रव्य छोटे छोटे पत्रों वाले, छोटे छोटे पुष्पों वाले होते हैं तो उनमें प्रायः सूक्ष्म गुण पाया जाता है। अब देखिए, जिनका चूर्ण बनाना बहुत आसान हो, जिसको आप चूर्ण बनाएं और वो बहुत इजीली पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाए तो समझ लीजिए वो सूक्ष्म गुण से युक्त है और उसके पार्टिकल भी छोटे छोटे बनेंगे। देखिए, जो पृथ्वी पार्थिव द्रव्य है उनका चूर्ण बनाना मुश्किल होता है। ठीक है। इस समय हम लोग आग्नेय द्रव्यों को पढ़ रहे हैं और आग्नेय द्रव्य में सूक्ष्म गुण है, वायव्य में भी आएगा और फिर आगे नाभस में भी आएगा। ठीक है। लेकिन ये सभी, चाहे तो वायव्य हो, चाहे आग्नेय हो, चाहे नाभस हो, इनका यदि आप पाउडर बनाते हैं तो बहुत इजीली पाउडर बन जाएगा। इनको बहुत आसानी से पाउडर बनाया जा सकता है और पाउडर बनने के साथ साथ इनके पाउडर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी छोटे छोटे होंगे। कण जो, सॉरी, पाउडर के जो कण हैं वो बहुत छोटे आकार के होंगे बिना आपके अधिक प्रयास करने पर। लेकिन जो पार्थिव द्रव्य हुआ करते हैं उनको यदि आप पाउडर बनाते हैं तो वो मुश्किल से बनते हैं, क्योंकि पार्थिव द्रव्यों में कठिन गुण होता है, स्थूल गुण होता है, स्थिर गुण होता है। इसीलिए उनका परिवर्तन करना, उनको दूसरे छोटे रूप में परिवर्तित करना थोड़ा ज़्यादा मेहनत का कार्य होता है, ज़्यादा बल लगाने की आवश्यकता होती है। समझ में आ रहा है ना? यस हाँ, तो सूक्ष्म गुण से युक्त द्रव्यों का पाउडर आसानी से बन जाता है, ये आपको समझना चाहिए और इससे जानना चाहिए कि इस द्रव्य में सूक्ष्म गुण होगा। ठीक है। सर, और लाइट वेटेड भी होंगे क्या? हाँ, लाइट वेट हो सकते हैं क्योंकि ये तीनों महाभूत लघु गुण से युक्त होते हैं, तो लाइट वेट हो सकते हैं। सर, तेजोबल बहुत लाइट वेट होता है, मतलब चूर्ण बना। नहीं, ये चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं ये प्रायः है, ऐसा 100% नहीं है कि मतलब आप किसी में भी लगाओगे तो वो सब में लागू है ना? तो आपको उसमें और गुणों को भी देखना है। और जैसे तेज बल है तो उसमें आपको कटुरस तो दिखेगा, लेकिन साथ साथ में उसमें आप देखेंगे कि थोड़ा उसका स्थूल गुण ज़्यादा है उसमें। यानी कुछ जैसे हर द्रव्य तो पांचभौतिक है, तो अगर पृथ्वी का कोई गुण या पृथ्वी का कुछ अंश ज़्यादा है तो वो भले कटुरस वाला है, यानी कि वायु अग्नि तो ज़्यादा है ही और तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, तो वो कहीं ना कहीं वायु अग्नि के पाउडर बनने की क्रिया को बाधित करेगा। समझ आ रही? ऐसा, इसीलिए हर चीज में कटुरस हो तो आप ऐसा मत समझिए। यस ठीक है। यस तो देखिए, जितने स्नेह हैं वो तो सारे स्नेह सूक्ष्म गुण से युक्त होते ही हैं। इसीलिए सारे स्नेह आपके शरीर में बाहर से लगाने से ही शरीर के सूक्ष्म भागों में प्रवेश कर जाते हैं, है ना? इसीलिए हम जितनी भी मेद्य औषधियाँ बनाते हैं वो प्रायः तैल या घृत में सिद्ध करते हैं। उसका कारण है कि ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो बहुत सूक्ष्म चीज़ों को ही
प्रवेश करने देता है, वो सेलेक्टिव चीज़ों को ही ब्रेन में प्रवेश करने देता है, नहीं तो ब्रेन में सारी चीज़ नहीं जा पाती। ठीक है, तो इसीलिए जो द्रव्य सूक्ष्म गुण से युक्त होते हैं प्रायः वही मेद्य हो सकते हैं। इसीलिए मेद्य द्रव्यों में सूक्ष्म गुण लगभग पाया जाता है। समझ पा रहे होंगे कि जब मेद्य द्रव्य अगर दिमाग तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो दिमाग पे काम कैसे करेगा, इसलिए उसमें सूक्ष्म गुण होना चाहिए। इसीलिए तेल और घी सेवन करने से वैसे भी आपकी बुद्धि बढ़ती है ना, स्मृति बढ़ती है, बुद्धि और स्मृति कारक है ना। तो उसका कारण है कि वो स्वयं सूक्ष्म गुण से युक्त है। ठीक है, इसीलिए हम लोग सर पे तेल लगाते हैं, इसीलिए मुंह में हम लोग तेल भरते हैं, कवल गंडूस करते हैं ना, इसीलिए कान में तेल भरते हैं। अब ये सब क्या था, ये तेल सब सूक्ष्म गुण से युक्त है। जब आप मुंह में भरते हैं, जब आप कान में भरते हैं, जब आप सिर पे तेल लगाते हैं, तो सब तरफ से ब्रेन को पहुंच रहा होता है। दूसरा, ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया की जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, पोरस होती है, फ्लेक्सिबल होती है, और जितना फ्लेक्सिबल होंगे उतना इनको ब्रेक होने का कम चांस रहेगा। इसीलिए तेल यहाँ पे पिलाते रहना चाहिए, जिससे हड्डी यहाँ की ना टूटने पाए। अगर सिरा स्थान की हड्डी नहीं टूटे तो आपको ज़्यादा नुकसान चोट से नहीं होगा, या जो सिर में हृदय है, सिरा तालु अंतर्गता, वो पूर्ण रूप से संरक्षित रह पाएगा। जितना ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है आपकी ये हड्डियाँ, है ना। और इसीलिए आपको यहाँ पे साइनस है, वो साइनस जो है ना एब्जॉर्बर का काम करते हैं, मतलब उन पे चोट पड़ती है तो वो पिचक के फिर वापस आ जाते हैं, इलास्टिक वर्क करते हैं, और जितना ज़्यादा इलास्टिक होंगे उतना ही आपको बचा के रखेंगे। इसीलिए नाक में तेल डालना, कान में तेल डालना, मुंह में तेल डालना और सर पे तेल डालना, देख लीजिए आप, है ना। तो उसका कारण यही है कि तेल में सूक्ष्म गुण है, और सूक्ष्म गुण है तो वो बुद्धि तक पहुंचेगा, है ना। और हमें उसी की आवश्यकता है, तो इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं अगर चाहे तो। फिर सूक्ष्म गुण से युक्त जो द्रव्य होता है उसको यदि हम लोग कम मात्रा में प्रयोग करें तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए आप रस भस्मों को देखते हैं कि प्रायः उसका उपयोग हम लोग रत्ती में करते हैं, 1 रत्ती, आधा रत्ती, 2 रत्ती, क्योंकि वो हाईली बायो अवेलेबल है। बायो अवेलेबल का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसका आसानी से गट के थ्रू एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है और आपके सर्कुलेशन में जो पूरी की पूरी मात्रा में फैल जाती है। जितना आपने उसको लिया है पूरी मात्रा में वो एब्जॉर्ब होके आपके सर्कुलेशन में पहुंच जाए तो समझ लीजिए वो बायो अवेलेबल हो सकती है ना। हाँ, तो इसीलिए वो किस कारण से होगा बायो अवेलेबल, सूक्ष्म गुण के कारण होगा। ठीक है। हाँ, और अब यदि आपको एक और मोटी बात है, ये तो कोई भी समझ सकता है कि यदि किसी द्रव्य में आपको आकाश, वायु और अग्नि के गुणों की प्रधानता नजर आ रही है, आकाश, वायु और अग्नि के गुणों की प्रधानता नजर आए तो आप समझ लीजिए इस द्रव्य में सूक्ष्म गुण होना निश्चित है। ठीक है। तो ये है सूक्ष्म गुण वाले द्रव्य की पहचान। अब हम लोग उपयोग करते हैं सूक्ष्म गुण का चिकित्सा में, क्या उपयोग करेंगे, कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे। सर, जो अस्थापक वस्ती या तो तैयार करते हैं पात या नीलवस्ती के, तो उनका भी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहता है क्या? हाँ, देखिए जो उसका कारण एक अलग है, क्योंकि जो हम लोग बस्ती देते हैं तो बस्ती का स्थान वायु का स्थान है। ठीक है, और वायु का काम है शोषण करना, सुखा देना। तो जैसे आपने वहाँ पे कोई द्रव दिया उसको वायु वहीं से सोख लेता है। सोख लेता है मतलब शरीर को अवेलेबल करा लेता है, यानी वो शरीर के अंदर ले लेता है। आप समझ पा रहे हैं। यदि आप ओरल देंगे तो वो वायु स्थान में पहले नहीं पहुंच रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए उसका एब्जॉर्प्शन तुरंत नहीं हो सकता। इसीलिए आपातकालीन स्थिति में उसको गुदा मार्ग से ही दवा देनी चाहिए, और वैसे भी दे सकते हैं, क्योंकि जब कोई आपातकालीन स्थिति होती है तो नॉर्मली ओरल रूट बाधित होता है, उस व्यक्ति का कहीं वो निगल नहीं सकता या बेहोश है
है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में हमको जो है गुदा मार्ग से ही औषधि देनी चाहिए। किसमें? ऐसा हर जगह पे नहीं है। आपको बहुत सारी बातें एक जगह पे नहीं लागू होती हैं, आपको हर जगह आपको सोचना है कहाँ क्या करना है। तब मूर्छा में आपको बहुत सारे अन्य विधियां बताई हैं कि आप आँखों के नीचे, जिह्वा के नीचे, है ना, कौन सी औषधि देनी है और किस परिस्थिति में देना है। तो एक ही बात बता देने से सब पे लागू नहीं हो जाएगी, है ना। आप मैक्सिमम पे वो चीज़ लागू होती है, जहाँ एक्स्ट्रा है उसको आपको एक्स्ट्रा वाली बात को याद रखना है, ठीक है। यस। हाँ, तो इसलिए गुदा मार्ग से हम लोग जब देते हैं तो वो वायु का स्थान होने के कारण जितना द्रव भाग है उसको तुरंत शोषण कर लेता है। अब जब शोषण करेगा तो वो शरीर में जाएगा, और इसीलिए जैसे ही शरीर में गया फिर वो बायो अवेलेबल हो गया, उसने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। इसलिए दूसरा, हम बहुत सारी दवाओं को बस्ती मार्ग से क्यों देंगे? बहुत सारी चीज़ों में हमें क्या होता है कि रूट को कुछ चेंज करना होता है। जैसे हम अगर ओरल रूट से कोई दवा दे रहे हैं और अगर वो दवा HCl के लिए सेंसिटिव है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो हम वो बाईपास मैकेनिज्म है कि HCl के संपर्क में ही नहीं जाएगी। आपके शरीर में तो दवा जाएगी लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा। आप समझ पा रहे हैं? Yes. तो पकवासे में तो HCl है नहीं, इसलिए ऐसी दवाओं का जो HCl के साथ संपर्क होने पे उनका नेचर चेंज हो जाता है, वो नष्ट हो सकती हैं, ऐसी दवाओं को हम फिर बस्ती मार्ग से ही देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, उनको अलग बाद में विचार करने का है। तो हम लोग जैसा कि अभी सूक्ष्म गुण से युक्त औषधियों की बात चल रही है, हम उनका प्रयोग चिकित्सा में कैसे करेंगे, किन किन परिस्थितियों में करेंगे। तो एक तो सबसे पहली बात यही है कि आत्यायिक कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन में सूक्ष्म गुण से युक्त औषधियों का प्रयोग किया जाता है। अब यदि कोई औषधि ऐसी हो जो सूक्ष्म भी हो और सर भी हो तो वो बहुत शीघ्रता से शरीर में फैलती है। अगर वैवाही हो तो और भी शीघ्रता से फैलती है, क्योंकि वैवाही द्रव्य जो है वो पहले उसका पाचन नहीं होता, पहले वो शरीर में फैल जाती है। तो ऐसी इसीलिए हम जैसे विष से बनी हुई औषधियाँ जो हैं उनको आत्यायिक कंडीशन में प्रयोग करते हैं, और बाकी तो जो सूक्ष्म गुण वाली हैं उनका तो प्रयोग करते ही है। जितना सूक्ष्म होगा उतना बलवान हो जाएगी औषधि, ठीक है। तो अल्प मात्रा में जब हमको औषधि प्रयोग करनी हो तो सूक्ष्म गुण वाली औषधि का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ऐसे कंडीशन में दूसरा, अगर गंभीर और उत्तान सभी प्रकार की धातुओं में कोई रोग उत्पन्न हुआ है तो हमें सूक्ष्म गुण से युक्त औषधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म गुण वाली औषधि ही ऐसी है जो सभी उचित अवस्था या गले के रोग, इनमें हम जब नहीं ग्रहण कर पाते मुख मार्ग के द्वारा, तो हम सूक्ष्म गुण से युक्त द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप कहेंगे फिर कौन से मार्ग से? अगर आप शरीर पर लेप कर दें, ठीक है, तो सूक्ष्म गुण वाली औषधि आपके बाह्य शरीर से ही, लेपन से ही शरीर के अंदर प्रवेश कर जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए सूक्ष्म गुण का प्रयोग हम ऐसी स्थितियों में चिकित्सा में करते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे देखिए आपको सर दर्द हो रहा होता है तो आप बाम लगा लेते हैं। अब बाम तो खाए तो नहीं, लगा लिए तो जाहिर सी बात है आपको तुरंत फायदा होने लगा। दूसरा, आप मूर्छित अवस्था में है तो आपने नशे का या धूम्रपान या नशे किया तो आपको तुरंत मूर्छा शांत हो गई, है ना। अपस्मार का वेग है, उन्माद का वेग है, तो आप नशा मार्ग से सूक्ष्म गुण से युक्त औषधि ही देते हैं। जिस औषधि को हम धूम्र की विधि से देते हैं वो सूक्ष्म गुण से युक्त ही होती है, अथवा हम उसे धूम्र के रूप में सूक्ष्म करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? जो औषधियाँ धूम्र बना के दी जाती हैं
वो सारी की सारी सूक्ष्म गुण से युक्त हो जाती हैं या होती हैं, दोनों बातें आइदर पहले से हैं या जब धूम्र संस्कार किया गया, उनका धूम्र बनाया गया, तब वो सूक्ष्म हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए धूम्र बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब ये बात आज मॉडर्न साइंस को पता चल रही है। इसीलिए जितने हम लोग एरोसॉल हैं या एरोमा हैं, जो भी हम नाक के द्वारा दे रहे होते हैं, वो सब सूक्ष्म गुण से युक्त होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो शीघ्र प्रभावकारी होते हैं, तत्काल बहुत तेजी से फैल करके। देखिए, अगर आपको क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाए तो आप थोड़ी ही देर में मूर्छित हो जाएंगे, बड़ी जल्दी, कि नहीं? Yes. हाँ, इसलिए वो सूक्ष्म गुण है उसमें। आप सूंघ उसी को सकते हैं जो सूक्ष्म होगा। ठीक है ना भाई? तो धूम्र के द्वारा अथवा एरोमा के द्वारा जो औषधियाँ दी जाती हैं वो सभी सूक्ष्म गुण से युक्त होती हैं और प्रायः आत्यायिक कंडीशन में दी जाती हैं, या जब मुख्य मार्ग से हम जो है दवाएं नहीं ले पाते उस समय दी जाती हैं। और हम लेपन के द्वारा भी सूक्ष्म गुण का ही प्रयोग करते हैं, जो शरीर पे लेप करते हैं किसी चीज़ का। जैसे आप देखिए, आपने अगध पढ़े होंगे कि बहुत सारे अगध को बताया कि पताका में लेप कर दीजिए, या फिर जो है दुंदुभी में लेप कर दीजिए, और फिर दुंदुभी बजाइए और फिर विष का अपने आप असर नष्ट होने लगता है ना? ऐसा देखे सुने होंगे। हाँ, तो उसका कारण वो सूक्ष्म गुण ही है, उसी से वो सब जगह विवरण कर जाता है, फैल जाता है। अभी पढ़ा ना, यस्य द्रव्यस्य विवरणे कर्मणि शक्ति स सूक्ष्म। ठीक है ना? तो इसी वजह से सारे अगध सूक्ष्म गुण से युक्त हुआ करते हैं, जिनका हम लोग लेप करते हैं कहीं पे, पताका में या दुंदुभी वगैरह में जो लेप करते हैं वो सूक्ष्म गुण से युक्त होते हैं। अच्छा, जो नहीं सूक्ष्म होते हैं उनको हम सूक्ष्म बना लेते हैं धूम्र करके, कुछ चीज़ों का धूपन करके हम विष के प्रभाव को नष्ट करते हैं, तो वो भी तो अगध है ना? धूम्र अगध जो होते हैं। ठीक है कि नहीं? हाँ, तो ऐसे करके फिर यदि हम किसी चीज़ को सूक्ष्म बनाना चाहें, उसमें पहले से सूक्ष्म गुण नहीं है, हम उत्पन्न करना चाहते हैं, तो क्या करें? जितना अधिक अग्नि का संयोग किया जाएगा उतना ही द्रव्य सूक्ष्म होता चला जाएगा। इसीलिए जब 1000 पुटी भस्म जो होती है वो 1-2 पुटी या 100 पुटी भस्म से अधिक बलशाली होती है। ठीक है, सूक्ष्मता से औषधियों का बल कई गुना बढ़ जाता है। तो इस तरीके से सूक्ष्म गुण उत्पन्न किया जा सकता है अग्नि संयोग के द्वारा। अब हम लोग ज़्यादातर इन्हीं परिस्थितियों में सूक्ष्म गुण का प्रयोग करते हैं। तो सूक्ष्म गुण हमने बढ़ा दिया।